जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, पद्य साहित्य का इतिहास प्रारंभ हो गया है। ये आपका सेकंड लेक्चर जा रहा है। तो देखिए बच्चों, ये जो पद्य साहित्य का इतिहास है ना, इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आप तो जानते हैं। और इसमें हमारे जो आदिकाल हैं, भक्ति काल हैं, रीत काल हैं, आधुनिक काल हैं, इसको सब अलग अलग भागों में विभाजन हुआ है। तो हम वर्तमान में आदिकालीन साहित्य रचनाएं और उनके रचनाकार को पढ़ते हैं। एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं बच्चों। देखिए, ये देखिए, हमने पढ़ लिया है पिछली क्लासेज में। ये सब पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं ना, दोहा को, सरहपा, चरिया, पद्यों, सवरपा, ये सब देखिए ध्यान से। यह सब हमने पढ़ लिया है बच्चों। ये अब ये कालों का विभाजन सब अलग अलग क्या कहते हैं, कवियों ने, विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। किसी ने आदिकाल कहा तो किसी ने वीर गाथा काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा कहा। चूँकि हम इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसलिए इसको दोहराइए आप। आदिकाल किसने कहा? तो ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और जार गिरेशन चारण काल कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो कवि लोग थे वो राजाओं के संरक्षण में रहते थे, उन्हीं के दरबार में। तो उनका ही चापलूसी, मतलब उनके ही बारे में खूब बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे, इसलिए गिरेशन ने क्या कहा? चारण काल कहा। जबकि डॉक्टर राम कुमार देखिए बच्चों, ये डॉक्टर राम कुमार, इन्होंने चारण भी कहा, संधि भी कहा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर राम कुमार ने आदिकाल को कितने नामों, तो चारण काल, संधि काल, या किस लेखक ने आदिकाल को 2 नाम दिए हैं? तो राम कुमार वर्मा दिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल। इस तरह से बच्चों ये देखिए, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा, जबकि राहुल सांकृत्य ने सीधे सामंत काल कहा है। और वीर काल विश्वनाथ, बासे वीर और बासे विश्वनाथ प्रसाद। इस तरह से इन्होंने ऐसे याद करना। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं आदिकालीन जो साहित्य हैं और उनके रचनाकार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सब सारी चीज़ें हैं बच्चों। अब हम इसमें डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, काव्य ग्रंथ है, ये काव्य ग्रंथ है, गद्य ग्रंथ नहीं। गद्य हमने कंप्लीट कर लिया है और आपके पास वीडियो पड़ा है बच्चों, सब जाके वहाँ पर देख लीजिए। देखिए, बीशल देव रासो, नरपतनान रासो, ये किसने लिखा है? रचयिता कौन है? नरपतनान। कौन लिखे हैं? बीशल देव रासो ग्रंथ लिखे हैं। क्या लिखे हैं? बीशल देव रासो ग्रंथ लिखे हैं। ये रासो काव्य है। किस प्रकार का काव्य बच्चों? तो ये रासो काव्य है। अब देखिए, बीशल देव रासो में क्या होता है कि इसमें जो आपको वीर रस भी मिलेगा और इसमें श्रृंगार रस भी मिलेगा। श्रृंगार रस कैसे? इसमें जो राजा होते हैं उनका जब विवाह हो जाता है, श्रृंगार रस में भी बच्चों वियोग श्रृंगार आपको मिलेगा। क्योंकि जब राजा का विवाह होता है तो ये अपनी रानी से अपना डिंग हाँकते हैं, दुनियादारी मेरे पास ये है, फलाना ढमकाना। तो वो भी बहुत मतलब कोई मामूली घर की तो बेटी होती नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपके पास तो क्या कहते हैं, नमक की पहाड़ी नहीं है, मेरे पिता के पास तो नमक की पहाड़ी भी है। बस वो ये हुई है, बात इनके दिल में लग जाती है और वो छोड़ के चले जाते हैं। तो इन्हीं के नाम पर 12 मासा भी यहाँ पर 12 मासा का यहीं पर वर्णन हुआ है बच्चों, इसी बीशल देव रासो में नरपतनान ने किया है। तो रानी जब वियोग, मतलब उनके वियोग में 12 मासों को अलग अलग नामों से उन्होंने बिताया है। तो इसमें इसीलिए बच्चों हमने एक्सप्लेन किया कि ये बीशल देव रासों में वीर रस और श्रृंगार रस दोनों है। और पृथ्वीराज रासो, इसमें भी बच्चों श्रृंगार रस और वीर रस दोनों पाया जाता है। जबकि हमीर रासो में आपका पूर्ण रूप से क्या कहते हैं, वीर रस। ये विजयपाल रासो, खुमान रासो, ये पूर्णतः वीर रस पर आधारित है बच्चों। और ये परमाल रासो, ये भी क्या कहते हैं, ये जगनिक ने लिखा, ये भी रासो काव्य है। तो ये सब वीर रस के प्रधान है। इसीलिए आपको देखा होगा क्या कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है आदिकाल को। तो इसी सब को देखते हुए रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है कि यहाँ पर ज़्यादातर वीर रस प्रधान कविताएं, काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं। तो अब यहाँ एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों कि बीशल देव रासो को नरपतनान ने लिखा, ये रासो काव्य है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई ने लिखा, ये रासो काव्य है। हमीर रासो को सारंगधर ने लिखा, ये रासो काव्य है। और विजयपाल रासो को नल सिंह ने लिखा, ये रासो काव्य है। और खुमार रासो को दलपत विजय रासो ने लिखा, ये भी रासो काव्य है। परमार रासो ये जगनिक ने लिखा, ये भी रासो काव्य है। और भरतेश्वर बाहुबली ये शालिभद्र सूर्य रास काव्य है। जैन साहित्य के बुद्धिरास बच्चों, ये शालिभद्र सूर्य ने लिखा है। बुद्धि और शालिभद्र सूर्य ऐसे कनेक्ट करिएगा। स्थूल भद्र रास ये चीन धर्म सूर्य ने लिखा, ये रास काव्य है। तो देखिए, जो रास काव्य बच्चों, ये जैन साहित्य के परंपरा में हमने आपको डिस्कशन किया है पीछे, आप अगले क्लास में देखिएगा कि जो जैन साहित्य हैं वो रास काव्य की परंपरा को शुरुआत किए थे।
तो देखिए बच्चों, स्थूलभद्र ये सब जैन कवि हैं। स्थूलभद्र हो, भरतेश्वर हो गया, स्थूलभद्र हो, बुद्धिरास हो गया, स्थूलभद्र हो गए, जीवदया रास हो गए, ये सब जो रचनाएं हैं बच्चों, और ये सब लेखक हैं, उनके रचनाकार है। देखिए तो ये स्थूलभद्र और ये शालिभद्र, ये जीवधर्म सूर्य, ये सब स्थूलभद्र लिखे हैं, जीवधर्म सूर्य। और जीवदया रास को आशुभ ने लिखा है। आशुभ ये चंदबाला रास ने भी आशुभ ने 2 चीज़ें लिखी है, एक तो जीवदया रास और दूसरा चंदनबाला रास को लिखा है। और विजय से सूर्य देखिए बच्चों, ये रैवत गिरिरास लिखे हैं। सोमते गुड़ ये नेमिनाथ रास ने लिखा है। प्रज्ञा तिलक सो कछुली रास ने कछुली रास को लिखा है। और सार मूर्ति ने जिन पदम सूर्य रास को लिखा है। उदय दंत आते हैं बच्चों, तो ये गौतम स्वामी रास को लिखे हैं। इसी प्रकार से हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। शालिभद्र सूर्य ने पंच पांडु चरित्र को भी लिखा है। अब देखिए बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ आपको आ गई हैं। विद्यापति पदावली को लिखे हैं 14वीं शताब्दी में। अमीर खुसरो ने खुसरो की पहेलियाँ 14वीं शताब्दी में। और कुशल राय, इन्होंने ढोला मारूरा दोहा लिखे हैं, कुशल राय ने। और जयचंद प्रकाश को भट्टकेदार ने लिखा है। जयमय जयचंद्रिका को मधुकर कवि ने लिखा है। राउर बेल को ये क्या कहते हैं, लोडा ने लिखा है। ये बच्चों प्रथम चंपू काव्य है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये क्या है, चंपू काव्य है। चंपू काव्य क्या है, चंपू काव्य। कौन, रोडा, रोडा कवि ने राउल बेल जो लिखा है, ये चंपू काव्य। चंपू काव्य किसे कहते हैं हमने डिस्कशन किया, जिस ग्रंथ में काव्य भी गद्य भी हो और पद्य भी हो, उसे चंपू काव्य कहते हैं। हम देखिए वर्ण रत्नाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अब देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आज के लिए इतना ही है बच्चों, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए ये आपका क्या कहते हैं, गद्य कंप्लीट हो गया है और एक पद्य काव्य है। इसको आप निरंतर ऐसे सुनते रहिए। बहुत छोटा सा वीडियो बना है बच्चों, बहुत ज़्यादा मुश्किल से आपको 7-8 मिनट का वीडियो रहेगा। इसको आप निरंतर बस सुन लिया कीजिए। आप देखिएगा 1 महीने के बाद आप देखिएगा बहुत ही डिफरेंस होगा हिंदी विषय को लेकर आपको। क्योंकि जब जानकारी नहीं होती है बच्चों ना, तो बोर महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता। थोड़ा बहुत पढ़े, समझ में आया नहीं, आप मैथ को ले लीजिए। आप मैथ लगाइए, 2 से 4 सवाल जैसे गलत हुआ, 1-2 सवाल लगाए सही, जैसे 2-4 सवाल गलत हुआ तुरंत छोड़ देंगे वहीं। क्यों, तो समझ नहीं आ रहा। तो वही हाल हिंदी का भी है। जब कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो उसको वहीं छोड़ देने का मन करता है। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए इसी दृष्टि से हमने निरंतर ये क्लासेस प्रारंभ कर दी है। चूँकि कोई इतना इस तरह से पढ़ाना नहीं चाहते, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ऐसे रिपीट कर देते हैं। तो हमने सोचा बच्चों कि आपके अंदर जागरूकता पैदा करें, निरंतर पढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं पर निरंतर पढ़ाएं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर निरंतरता की हैबिट भी बनेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, जैसे हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको तुरंत घंटी बजेगी, आपका दिमाग तुरंत टर्न से करेगा कि अरे मैम का हिंदी पीरियड आ गया, लाइए थोड़ा से फट से उसको भी देख लेते हैं। और इसी बहाने आप थोड़ा थोड़ा ये देखेंगे बच्चों, तो बोध करके रास हो जाता है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखिए, और आप में अंतर अगर डिफरेंस हिंदी को लेकर ना हुआ तो गारंटी के साथ आप एग्जाम के बाद हमको बताइएगा मैम आपने बेकार में पढ़ाया, हमने अपना समय बर्बाद किया। या अच्छा होगा तो आप ये भी बताएंगे कि हाँ मैम इसको हमने आपके वीडियो को निरंतर देखा और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, और प्लस हमारे अंदर जो हिंदी विषय को लेकर जागरूकता बनी और मजबूत भी हुआ हमारा विषय, आप ये अवश्य कहेंगे बच्चों। तो आइए इन वाक्यों के साथ विदा लेते हैं। और इससे पहले बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट, जी हाँ बच्चों, आप जानते होंगे कि बच्चों ये चैनल जो है हमारा सब्सक्राइब कीजिए इसको, और वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करने का प्रयास करें। और अपनी भावनाओं को बच्चों कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त करें, समस्याओं को व्यक्त करें पढ़ाई से संबंधित। तो अब आइए बच्चों इस वाक्यों के साथ वीडियो हम समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पद्य को लेकर। जय हिंद बच्चों।